हेलो फ्रेंड्स, आरआरबी डी ग्रुप और एनटीपीसी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए एक अच्छी सूचना ये है कि हम लाए हैं उनके लिए एक टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होगा, टेस्ट सीरीज आपके पीडीएफ के रूप में होगी। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ आप टेलीग्राम से देखें और टेस्ट दें। टेस्ट देने के दौरान आपको जो भी डाउट्स आते हैं तो हमने पूरे टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी डाल रहे हैं जो आपके यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री रहेंगे। मतलब आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे फ्री मिल रही है और वीडियो सॉल्यूशन टेलीग्राम पे फ्री मिल रहे हैं। अच्छा, इसकी ये विशेषता होगी कि जो प्रत्येक टॉपिक आपके सिलेबस में है, प्रत्येक टॉपिक का आपका एक टेस्ट आएगा ही आएगा। उसके बाद आपकी वो अच्छी डिमांड हुई या हमें लगा कि किसी टॉपिक में क्वेश्चंस ज़्यादा बन रहे हैं तो वहाँ पर उसके 2 वीडियो भी आ सकते हैं। तो आज का जो पहला वीडियो है आपका, आज का जो पहला टॉपिक लिया गया है वो टॉपिक लिया गया है रेशियो। तो आज का टॉपिक हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, प्रश्नों की एक विशेषता बता दूं मैं। कुछ प्रश्न लिए गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से और कुछ क्वेश्चंस जनरेट किए गए हैं ताकि क्या हो, एक तो आप उस टाइप को फॉलो करें जिस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और दूसरा आप एक नई अप्रोच भी सीखें। इसके अलावा 1 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चन है वो डी ग्रुप और एनटीपीसी एग्जाम दोनों बच्चों के लिए है, लेकिन जो 16 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन है उनको एनटीपीसी एग्जाम्स को ज़्यादा टारगेट किया गया है। तो भाई डी ग्रुप वाले चाहें तो 1 से 15 तक का टेस्ट अलग से दे ले हुए, ठीक है ना, और 16 से 25 तक का टेस्ट देना चाहें तो अलग से दे ले हुए, लेकिन एनटीपीसी वालों को पूरा टेस्ट देना है। बात समझ में आ गई होगी। सवाल क्या है, देखिए। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी रंग के टोकन है। लाल को मैं एल से लिख देता हूँ, हरे को मैं एच से लिख देता हूँ और गुलाबी को मैं जी से लिख देता हूँ, ठीक है। लाल हरे टोकन के बीच, लाल और हरे टोकन के बीच किस किस के बीच में बोला, ध्यान से देख लीजिए। लाल और हरे के बीच में जो अनुपात है वो 15:32 है। ये आपका 15:32 है, ठीक है। फिर ये क्या कह रहे हैं आगे, ध्यान से देखिए। गुलाबी और लाल टोकन के बीच, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने को, ठीक है ना। गुलाबी और लाल टोकन के बीच, ये गुलाबी है और ये लाल टोकन है, इनके बीच जो अनुपात है वो 18:25 है। ये कहानी। अब कुछ बच्चे इन सवालों को बेसिक से जैसे करते हैं तो मैं बेसिक से स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूं जैसे आप करते हैं, और मैं आपको क्या अप्रोच बता रहा हूं वो भी आप देख लीजिएगा। वो भी आप बड़ी इजी एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं। क्या सर मैं अनुपात लिख लूँ? चलिए अनुपात लिख लेना, लेकिन अनुपात लिखते वक्त एक बात ध्यान रखना, कॉमन कौन है उसको बीच में लिखना जरूरी है। जब आप वैसे लिखते हो ना, आप 2 ऊपर लिखते हो 2 नीचे लिखते हो, कॉमन कौन है? देखो एल यहाँ है, एल यहाँ है, तो एल बीच में लिखना जरूरी है। इसलिए आप एल एच नहीं लिख के इसे जी एल लिखो, जी एल फिर एच ऐसे लिखो। इसे क्या लिखो आप, अगर आप बेसिक से कर रहे हो तो आप इसे जी एल और एच ऐसे लिखो, ठीक है। तो जी कितना आपका 18, एल कितना आपका 18 के साथ 25, अब एल कितना आपका 15 और एच कितना आपका एच 32। अब बेसिक से आप जैसे भी करते हो इसे आप हल कर लीजिए, ठीक है ना। काम वही करना है। अब मैं आपको थोड़ा सा डायरेक्ट बता देता हूँ। डायरेक्ट ये बता देता हूँ, जब भी आप ये सवाल देखें ऐसे और ऐसे अनुपात लिखा हुआ देखें तो आप कॉमन को टारगेट कीजिए। क्या कीजिए आप देखिए कि कॉमन कौन है, कॉमन को ध्यान दीजिए, आप कॉमन को टारगेट कीजिए। तो कॉमन को टारगेट करते हैं, कॉमन कौन है? रेड, एल एल, इसको हमें बराबर करना है, ठीक है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए बात को। ये 15 है और ये 25 है, 15 और 25 को बराबर कैसे करोगे? इसमें आप एलसीएम मेथड काम में ले सकते हो कि भाई 15 और 25 का एलसीएम क्या होता है, ठीक है ना। तो 25 का आगे बढ़ो, 25 दूना 50, 25 दिया 75, क्या होता है 75। मतलब आप दोनों को 75 बना दो तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको 75 कैसे बना सकते हैं? इसको 75 बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 75 कैसे बना सकते हैं? उसके लिए इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। 15 5 75 और 32 पंजे 160, ठीक है। 18 दिया 54, 25 दिया 75, ये लीजिए। अब हमें किसका किसका अनुपात पूछा है? हमें कहा हरे और गुलाबी के बीच का अनुपात बताओ। किसका अनुपात पूछा हमें? हरे और गुलाबी के बीच का अनुपात हमसे पूछा है। हरे कितने हैं? 160 है, और गुलाबी कितने हैं? गुलाबी 54 है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये आपका 27 दूना 54 और 80, तो 80:27। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही उत्तर है। बात समझ में आ गई होगी। अब अगर आप परीक्षा में बैठे होते तो इतना काम नहीं करते आप देखते भैया लाल इसमें भी है और इसमें भी लाल है, ठीक है ना। और लाल जो कॉमन है वो यहाँ 15 है, यहाँ 25 है, क्या है यहाँ 15 है, यहाँ 25 है। इसको बराबर करना है तो आपको पता है इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा, बराबर करना है तो इसे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये भी 5 से गुणा होकर 160 हो जाएगा और ये 3 से गुणा होकर 54 हो जाएगा। यहीं पे आपके सवाल का जवाब आ गया। जो मैंने बोला है लास्ट में 10 सेकंड में, इस पर गौर कीजिएगा आप, है ना। बराबर ही तो करना ही, लिख के बराबर करने की कहाँ जरूरत है, यहीं पर बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से, एस फॉर सूरज, आर फॉर रवि, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि से 4 गुणी है, तो रवि की धनराशि को 1 बोलोगे तो इसको क्या बोलना पड़ेगा, 4 बोलना पड़ेगा, पहली बात। फिर कह रहा रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि से 16 गुनी है,
इसको आर बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं। आदित्य से 16 गुना है रवि की धनराशि, तो इसको 1 बोलूंगा, इसको 16 बोलूंगा। अब देखो वही वाली बात, अब आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात बताना है तो पहले आपको बराबर करना पड़ेगा जो कॉमन है। कॉमन कौन दिख रहा है? आर कॉमन दिख रहा है। आर यहाँ पर कितना है? 16, यहाँ पर 1 है। बराबर कैसे करोगे? सिंपल सी बात है कि सर या तो इस बार तो सिर्फ इसको ही गुणा कर दो तो ही बराबर हो जाएगा। क्यों? देखो 16 चौक 64, 16 एकम 16, लो बराबर हो गया आर, है ना। और यहाँ पे आर 16:1 है। अब हमें किसका किसका अनुपात बताना है? आदित्य का और सूरज का। आदित्य कितना है? 1, और सूरज कितना है आपका? सूरज 64, तो 1:64 के आ गया, आपके सवाल का जवाब आ चुका है ना। बात की जाए आपके अगले प्रश्न की। जर्मन सिल्वर जो है, एक जर्मन सिल्वर में क्या है? कॉपर, जिंक और निकल है। C फॉर कॉपर, Z फॉर जिंक और N फॉर निकल लिख देता हूं। आप क्या लिखते हो मुझे पता नहीं। इनका अनुपात है 4:3:2, 4:3:2। तो 4 3 7 2 9, अनुपातों का योग कितना हो गया? 9 हो गया। 54 किलो की इस धातु में कितने किलो जिंक और जोड़ दिया जाए ताकि अनुपात क्या हो जाए? ताकि अनुपात हो जाए आपका 2:5:1। बात समझे आप? दो तरीके हैं। पहले तो सबसे बेसिक तरीके की बात करी जाए तो ध्यान से देखो, ये कुल कितना दिख रहा है? अनुपात की भाषा में कुल 9 दिख रहा है, लेकिन वास्तव में कुल कितना है? 54 है। तो 9 छगा की 54, मतलब कुल अगर वास्तविक राशि लानी है तो इनको 6 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसकी वास्तविक राशि लाने के लिए 6 से गुणा किया तो 6 चौक 24 हो गया। इसको 6 से गुणा किया तो 18 हो गया, और इसको 6 से गुणा किया तो क्या हो गया? 12 हो गया। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें कितना जिंक जोड़ा जाए? सिर्फ जिंक जोड़ना है और कुछ नहीं जोड़ना है, ये जिंक जोड़ना है। चलिए कितना जिंक जोड़ा जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 2:5:1 हो जाए। पहली मेरी बात सुनो, ये जोड़ा ना, ये जोड़ा क्या? नहीं तो इसको तो 24 का 24 लिख दो। ये जोड़ा क्या? नहीं तो इसको तो 12 का 12 लिख दो। बस अपने को यही तो पता करना है कि ये कितना होगा जुड़ के। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जोड़ा कितना वो बताऊंगा। ये अनुपात कितना बन रहा है? ये अनुपात 2:5:1 बन रहा है। तो 2:5:1 से क्या पता चल रहा है कि ये जो राशि है इस राशि की 5 गुना होगी। तो अगर ये 12 है तो ये कितनी होगी? ये 60 होगी। सिंपल सी बात है भाई। अगर ये 1 है तो ये 5 होगा, तो इसका मतलब 12 पंजे 60, ये 12 है तो 60 होगा। तो जुड़ेगा कितना? 42 जुड़ेगा तभी तो 60 होगा। तो आपके सवाल का उत्तर आ गया 42। सिंपल सी बात, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक नहीं। इससे भी छोटे बेसिक से करना चाहते थे तो कर सकते थे भाई। हम जिंक और निकल को ले लेते हैं, तीसरे को लेने की जरूरत ही नहीं। कैसे? जिंक कितना है? यहाँ देखो, जिंक कितना आया? 18। ठीक है, निकल कितना आया? निकल आया 12। क्या जोड़ा? सिर्फ जिंक जोड़ा, तो जिंक में ए जोड़ दो, इसमें मत जोड़ो। ऐसा करने से इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? इन दोनों का अनुपात देख लो, इन दोनों का अनुपात कितना हो गया? 5:1। अब देखो ध्यान से, 18 + ए 12 पंजे कितना हो गया? 60। तो ए का मान कितना हो गया? ए का मान 42। ये बेसिक से भी कर सकते थे आप, वो भी बेसिक ही है, वो थोड़ा सा व्यवहार है और ये प्योर बेसिक। बात की जाए अगले सवाल की। 3 विषयों में एक छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। स्कूल ने प्रत्येक विषय के लिए 5 ग्रेस अंक देने का फैसला किया कि भाई हर बच्चे को 5 अंक दे दो। कितने? 5%, सॉरी 5 अंक नहीं, हर बच्चे को 5% अंक फ्री के दे दो। तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? तो पहले पुराना अनुपात लिखा जाए। पुराना अनुपात है 1:2:3। 1 को मैं बोल देता हूँ 100, 2 को बोल देता हूँ 200 और 3 को बोल देता हूँ 300, ताकि 5% आसानी से निकल जाए। ठीक है ना। इसका जब मैं 5% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? इसका 5% 5 हो जाएगा, तो हो गई राशि 105। इसका जब आप 5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो ये राशि कितनी होगी? 210। और इसका जब आप 5% निकालोगे तो वो 15 हो जाएगा, तो ये राशि कितनी होगी? 315। और वापस आप काट के देखिए, 105 का डबल 210 और इसका 3 गुना 1:2:3। यही अनुपात वापस आपको प्राप्त हो गया है। बात करी जाए आपके अगले सवाल की। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात 3:4 है। ठीक है, उनका योगफल 70 है। प्रत्येक पूर्णांक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए? मैं बात करता हूं बेसिक विधि की, ठीक है, और मैं बात करता हूं स्मार्ट विधि की। चलिए पहले अगर हम बेसिक विधि की बात करें तो देखिए अनुपात कितना है? 3:4। 3:4 मतलब योग कितना है? योग 7 है अनुपात की भाषा में, लेकिन वास्तव में योग कितना है? वास्तव में योग 70 है। तो मतलब वास्तविक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो इन दोनों को भी 10 से आप गुणा कर दो। ठीक है, तो 30 और 40 क्या है? 30 और 40 वास्तविक राशि है। आप बेसिक से बढ़ेंगे तो ऐसे आगे बढ़ेंगे। कह रहा प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि 5:6 हो जाए? प्रत्येक में जोड़ना है, दोनों में जोड़ना है, तो दोनों में जोड़ दो। लो 30 + 1 बट्टा 40 + a, दोनों में जोड़ दिया। ऐसा करने से अनुपात कितना आ गया? ऐसे करने से अनुपात आ गया 5:6। इसको इससे गुणा कीजिए, 6 × 18 180 + 6a और 4 × 5 20, 200 + 5 है ना। ये इधर आया माइनस हुआ, a इधर गया 20, a का मान 20 आ गया। कितना जोड़ा था हमने? a जोड़ा था, a का मान 20 आ गया। ये हमारे सवाल का जवाब है। ये बेसिक विधि से किया मैंने, प्योर बेसिक बताया आपको एकदम, है ना। चलिए
अब थोड़ी सी स्मार्ट मेथड भी बता देता हूँ इसमें, और स्मार्ट मेथड में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है वो बता देता हूँ। अगर आप स्मार्ट की तरफ और ट्रिक की तरफ जाएंगे ना तो आपको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। दो धनात्मक पूर्णांक 3:4 के अनुपात में 3:4 के अनुपात में प्रत्येक में कितना जोड़ा जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए। एक बात ध्यान से सुन लेना, जब इस बात को स्टार बना के लिख रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, आयु वाले सवाल भी इससे सॉल्व होते हैं। जब प्रत्येक में, क्या कहा, जब प्रत्येक में समान परिवर्तन किया जाए, भाई प्रत्येक में सेम चीज़ जोड़े या सेम चीज़ घटाएं, तो भाई इसमें भी वही जोड़ी उसमें भी वही घटाई, वही जोड़ी वही जोड़ी, वही घटाई वही घटाई। जब प्रत्येक में समान परिवर्तन किया जाए, जब प्रत्येक में समान परिवर्तन किया जाए तो अंतर बराबर। अब कौन से अंतर की बात कर रहे हैं वो भी सुन लो ध्यान से। तो अंतर बराबर हो, अंतर बराबर हो, नहीं हो तो आप करो। कौन सा अंतर? इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। ये बराबर दिखना चाहिए आपको। ये कब बराबर दिखना चाहिए आपको? ये तब बराबर दिखना चाहिए आपको जब क्या बोला मैंने, जब प्रत्येक में समान परिवर्तन हो तो ये अंतर आपको बराबर दिखना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी। चलिए, अंतर बराबर दिख रहा है फिलहाल, तो दिख रहा है तो बस सीधा काम करो, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कितना जोड़ा, आपको कितना जोड़ा हुआ दिख रहा है? आप देखो ना, ये देखो 3 और 2 5 हो गया तो 2 जोड़ा हुआ दिख रहा है। ये 4 और 2 6 हो गया तो प्रत्येक में कितना जोड़ा हुआ दिख रहा है? 2 जोड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। आपको योगफल दिया 70, यहाँ योगफल कितना दिख रहा है? 7। जो 7 है वो 70 के बराबर है, तो यहाँ 2 जोड़ा तो 2 किसके बराबर होगा? 2 20 के बराबर होगा। आंसर, बस सिंपल सी बात है। समझे कि नहीं समझे? भाई 3 से 5 हुआ, कितना जोड़ा हुआ दिख रहा है? 2 जोड़ा हुआ दिख रहा है। योगफल 70 दे रखा है, योगफल तो हमें 7 दिखाई दे रहा है, तो जो 7 दिखाई दे रहा है वो 70 के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा? 2 20 के बराबर होगा। आपके सवाल का उत्तर आ चुका है। ऐसे भी आप कर सकते थे। बात करी जाए अगले सवाल की। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है, देखो दोनों में 6 जोड़ा जाता है, बात समझे, तो अनुपात 2:3 हो जाता है। मूल संख्या बताओ। इस बार सीधा स्मार्टनेस से करा रहा हूं, ध्यान से देखो। ये क्या है? 5:9 और ये क्या है? 2:3। यहाँ इनके बीच का अंतर बताओ कितना है? यहाँ इनके बीच का अंतर है 4 और यहाँ इनके बीच का अंतर कितना है? 1। जबकि अंतर तो बराबर होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए तो क्या करो, इसको तो आप 1 से गुणा कर लो और इसको आप 4 से गुणा कर लो। इसको जब आप 1 से गुणा करोगे तो ये तो 5 और 9 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको 4 से गुणा करोगे तो 8 और 12 हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब आपको कितना जोड़ा हुआ दिख रहा है? सर हमें तो 3 जोड़ा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको कितना जोड़ा हुआ दिख रहा है? 3 जोड़ा हुआ दिख रहा है। वो तो कह रहा है नहीं, आपने प्रत्येक में 6 जोड़ा है, तो आप जिसे 3 बोल रहे हो, प्रश्न उसे 6 बोल रहा है। आपके जो अनुपात की भाषा में जिसे आप 3 बोल रहे हो, प्रश्न उसे वास्तविक भाषा में कितना बोल रहा है? 6 बोल रहा है। इसका मतलब 3 किसके बराबर है? 3 6 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? 1 2 के बराबर होगा। आपसे क्या पूछा? मूल संख्या है, तो सबको डबल कर दो बस। 1 2 के बराबर है तो 5 किसके बराबर होगा? 5 5 × 2 10 के बराबर होगा। तो 9 किसके बराबर होगा? 9 9 × 2 18 के बराबर होगा। बस ये आपके सवालों के जवाब आपके सामने हैं। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद के बीच का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है तो लाल गेंद तथा हरी गेंद के बीच का अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। तो थैले में कितनी लाल गेंद है? इस बार देखो दोनों में समान परिवर्तन नहीं किया गया। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अंतर बराबर करने की जरूरत नहीं है। इस बार दोनों में समान परिवर्तन नहीं किया गया है, तो इस बार क्या काम करना है वो देखिए ध्यान से, ठीक है ना। आपका सब बेसिक से करें तो चलो, बेसिक से करोगे तो क्या करोगे, माना कि जो लाल गेंद है वो 15 के है। लाल गेंद कितनी है? 15 के। भाई बेसिक में तो इसे के ही मानना पड़ेगा। ये हरी गेंद कितनी है? 26 के। वो कह रहा है थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाए तो 26 के + 12, और ऐसा करने से अनुपात 1:2 हो जाएगा। अनुपात हो गया 1/2। ये कितना हो गया? 15 दूना 30 के, और 1 से गुना हुआ तो 26 के + 12, 26 के + 12। 4 के बराबर कितना हो गया? 12। तो के का मान कितना हो गया? के का मान हो गया 3। के का मान 3 हो गया। आपने लाल गेंद कितनी मानी थी? लाल गेंद आपने 15 के मानी थी। के का मान 3 आया तो 15 तिया कितना हो गया? 15 तिया 45। ये आपके सवाल का जवाब आ चुका है। बहुत सिंपल सा सवाल है ना। तो कई बार बेसिक से भी इजी हो जाता है। अब नहीं सर मैं तो कुछ और भी सोचूंगा, तो मैं तो ट्रिक, हाँ चलो ट्रिक भी सोचो। चलो ये 15 और 26, ठीक है। अब नया अनुपात क्या है? नया अनुपात 1:2 है, उसको बाद में देखेंगे। पहले हम अपने अनुपात में हम अपनी तरफ से काम करते हैं। हम अपनी तरफ से ये काम कर रहे हैं कि भैया आपने लाल गेंद और डाली क्या? नहीं, तो लाल तो 15 का 15 ही रहना चाहिए। हाँ भी 15 का 15 रहना चाहिए। हरी और डाली है, हरी और डाली, ठीक है। हरी, अब देखो अनुपात क्या हो गया? अनुपात 1:2। अनुपात कितना हो गया? 1:2।
लेकिन ये मुझे 15 का 15 दिख रहा है। 15 का 15 क्यों दिख रहा है? क्योंकि मेरे अनुपात की भाषा के हिसाब से तो इसमें 0 डाला है, कुछ नहीं डाला है, इसलिए 15 का 15 दिख रहा है मुझे ये। पर ये कह रहा है अब अनुपात 1:2 हो जाना चाहिए, तो 1:2 हो जाना चाहिए, तो ये अगर 15 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये जो 15 है और ये अनुपात कितना हो गया? 30 हो गया। भैया 15 होगा तभी 30 होगा, तभी तो 1:2 होगा, क्योंकि इसका ये क्या दिखना चाहिए? डबल दिखना चाहिए। अपने को कितनी बॉल मिलाई हुई दिख रही है? क्या सर हमारे को तो 4 बॉल मिलाई दिख रही है। क्या आपने 4 बॉल और मिलाई है? अरे वो कह रहे नहीं मैंने 12 मिलाई है। इसका मतलब हम जिसे अनुपात की भाषा में 4 कह रहे हैं, क्या कह रहा हूं? हम जिसे अनुपात की भाषा में 4 कह रहे हैं, प्रश्न उसे 12 कह रहा है। तो 4 किसके बराबर है? 4 12 के बराबर है, तो 1 3 के बराबर है, सिंपल सी बात। अब कह रहा है थैले में कितनी लाल गेंद है? 1 अगर 3 के बराबर है तो 15 किसके बराबर होगी? 15 तिया 45 के बराबर होगी। ये आपके सवाल का जवाब है। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। देखिए जो लोग अभी भी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है ना, उन लोगों का बहुत मुश्किल समय चल रहा है, ध्यान रखिएगा। 14x और 56 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिए 14x समानुपात x और 56, ये काम इसमें आपको करना था। बीच वालों को गुणा किया x², उधर वालों को गुणा क्या होगा? देखो 14 और 56 को क्या लिख रहा हूँ? ध्यान से देखो, ये स्मार्टनेस लगानी थी। 2 × 28 क्या लिख रहा हूँ? 2 × 28। तो ये भी क्या हो गया? 28 और ये भी क्या हो गया? 28। तो 28 और 28 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 28। तो आपके सवाल का जवाब आ गया 28। तो देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ये है, एक कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात 4:5 है। ठीक है, यदि 4 नए लड़के कक्षा में शामिल हो जाए तो लड़कों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या क्या होगी? बड़ा ही सरल सवाल है ये तो। अगर आप बेसिक से करना चाहें तो कैसे करेंगे? माना कि लड़के 4 के हैं, लड़के कितने हैं? 4 के। ठीक है, लड़कियां कितनी है? लड़कियां हैं 5 के। भाई 4 और 5 अनुपात है ना। इस 4 के में आपने 4 शामिल कर लिया, भाई कह रहे नए लड़के 4 है। ठीक है, उससे ये कितना हो गया? 20% बढ़ गया। तो इसका 20% बढ़ेगा तो कितना होगा? 4 का 20% होता है 0.8, तो ये कितना हो जाएगा? 4.8 के हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4.8 के। भाई 4 का 20% क्या होता है? 4 × 20/100 करके देखो, 4 × 20/100 करके देखो आप, कितना होता है? ये होता है 0.8। तो 4 में 0.8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4.8। सिंपल सी बात है। तो आपका 0.8 के जो है, 0.8 के किसके बराबर है? 4 के। तो यहाँ से आपके के का मान क्या आ गया? 4/0.8। पॉइंट हटेगा 0, 8 × 5 40। के का मान कितना आ गया? के का मान 5 आ गया। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 5 के, और के का मान कितना आया? 5। तो 5 × 5 कितना हो गया? 25। ये आपने बेसिक से कर लिया। अब इसी को आप थोड़ा सा, मतलब तरीका वही है, लिखने का तरीका अलग हो जाता है। आप इसको लिख देते 4, इसको लिख देते 5, 4:5। ठीक है, आप इसे ओरिजिनल में 4 5 मान लो तो भी चलेगा, माना ओरिजिनल है नहीं। आप कह रहे हो 20% बढ़ाओ, 20% बढ़ाओ, इसका 20% 0.8 होगा। आप कह रहे हो हमने लड़के 0.8 बढ़ाए, सवाल कह रहे भैया 0.8 नहीं बढ़ाए, 4 बढ़ाए। इसका मतलब आप जिसको 0.8 बोल रहे हो सवाल उसको 4 बोल रहा है, आप जिसको 0.8 बोल रहे हो सवाल उसे क्या बोल रहा है? 4। तो आप जिसे 1 बोलोगे सवाल उसे बोलेगा 4/0.8। ठीक है ना। 8 × 5 40। 1 का मान कितना आ गया? 1 का मान 5 आ गया। लड़कियों की संख्या पूछी है, लड़कियां 5 है, तो 5 का मान क्या आएगा? 5 × 25 आएगा। ऐसे भी आप इस सवाल को कर सकते थे। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक नर्सिंग होम में 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया यदि रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1:6 हो। बात को ध्यान से सुनना, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1/6 है। 1/6 का मतलब समझे? अगर आप देखते हैं कि 6 रोगी एक नर्स द्वारा हैंडल किए जाते हैं, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स 1/6 होने का मतलब क्या हुआ? समझे? स्टाफ नर्स कितनी है? 1/6। किसके अनुपात में? रोगी के अनुपात में। मतलब समझे? जब आपके रोगी R4 रोगी 6 होंगे उस टाइम N4 नर्स कितनी होगी? 1। ये अनुपात है। अब नर्सें हैं कितनी? भाई 27 में से एक ने इस्तीफा दे दिया तो 26 है। मतलब एक नर्स 26 रोगी को संभालती है, तो 26 नर्स से कितने रोगी को संभालेगी? ये कहानी है। 6 × 36 हासिल का 30, हासिल का 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 156। बड़ा ही बेसिक सा सवाल था। चलिए बात करी जाए अगले सवाल की। मनु के पिगी बैंक में 50 पैसे, 1 रुपए और 2 रुपए के रूप में कुल 221 रुपए, जिनका अनुपात 4:3:6 है। पिगी बैंक में 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी? बात ध्यान से सुनिएगा। आधा 50 पैसे, 1 रुपया, ठीक है, और ये 2 रुपए। इनकी संख्या का अनुपात है 4:3:6। ये इनकी संख्या का अनुपात है। ठीक है, थोड़ा सा सवाल को समझिएगा। तो इनका मूल्य कितना बन जाएगा? अगर हम मान लेवे
जो संख्या के अनुपात है उसी को मान ले। हम मान ले ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, क्योंकि 4 3 6 है तो नहीं ना, ये तो अनुपात है इनका। लेकिन हम मान ले कि ये 4 है, ये 3 है, 6 है, तो कितने रुपए हो जाएंगे? अगर हम मान ले कि ये 4 रुपए हैं, ये 4 सिक्के हैं 50 पैसे के, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, तो इनके पास धन कितना हो जाएगा वो हम देख रहे हैं। इनके पास धन हो जाएगा, इसको इससे गुणा करो तो 2, 3 एकम 3 और 6 दूनी 12, ये रुपए हो जाएंगे। 12 3 15, 16 17, कितने रुपए हो जाएंगे? 17। कब? ये हमने माना इनके पास 17 रुपए, लेकिन वास्तव में कितने हैं? 221। मतलब जिस राशि को हम 17 बोल रहे हैं वो वास्तव में किसके बराबर है? 221 के बराबर है। जिसे हम 1 बोलेंगे वो 221/17 के बराबर होगी। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें 50 पैसे के सिक्के ज्ञात करने हैं। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 4 है, तो जिसे हम 4 बोलेंगे वो किसके बराबर होगी? गुणा 4। 17 एकम 17, 5 22, 17 तिया 51, 13 चौक 52, 13 चौक 52 आपके सवाल का जवाब है। 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे? 52 सिक्के होंगे। बड़े फेमस सवाल होते हैं सिक्के वाले। एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। ये मानते हुए कि 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बराबर संख्या में। इसने कहा सिक्कों की संख्या बराबर है, हमें मानना है ऐसा। देखो 1 रुपया, ये 1 रुपया, ये 5 रुपया और ये 10 रुपया, हमने माना कि बराबर है, तो 1:1:1 ही मानूंगा ना? है नहीं माना कि माना की संख्या कितनी है? 1 रुपए का 1 सिक्का है, क्योंकि उसने कहा बराबर मान लेना आप, तो बस 5 रुपए का 1 सिक्का है, 10 रुपए का 1 सिक्का है। तो इस माना के अनुसार हमारा धन कितना होगा? इस माना के अनुसार हमारा धन होगा 1, 5 और 10, 10 5 15 और 1 16 रुपए। हम मान रहे हैं कि हमारे पास 16 रुपए हैं, लेकिन 16 रुपए हैं नहीं। वास्तव में हमारे पास कितने रुपए हैं? वास्तव में हमारे पास 368 रुपए हैं। तो 16 किसके बराबर है? 16 368 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर है? 1 368/16 के बराबर है। आपको क्या ज्ञात करना है? तो बैग में कुल कितने सिक्के हैं? सिक्के हमने कितने माने? 1 1 1। कुल कितने सिक्के माने हमने? 3 सिक्के माने हैं। तो 3 किसके बराबर होगा भाई? 1 किसके बराबर है? तो 3 किसके बराबर होगा? 16 दूना 32, 16 तिया 48, 23 × 3, 23 तिया कितना होता है? 23 तिया 69। तो कुल कितने सिक्के हैं? 69 सिक्के हैं। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा a/2, कहीं पे भी थोड़ी बहुत पढ़ाई करी हो तो, दूसरे भाग का तिहाई b/3, दूसरे भाग का तिहाई, और तीसरे भाग का 1/6 c/6 आपस में बराबर है। और ये जब बराबर होते हैं तो a, b और c का अनुपात होता है 2:3:6। 6 3 9 2 11, 11 इनके अनुपातों का योग है। और सवाल कह रहा है 1870 रुपये हैं, तो 1870 ये किसके बराबर है? 11 के। तो 1 किसके बराबर होगा? देख लो 1 से कितना होगा? 11 एकम 11, 1870 है भैया। 11 एकम 11, 11 7 77, 1 170 के बराबर है। 1 किसके बराबर है? 170 के। तो पहली राशि कितनी होगी? इनको सबको 170 से गुणा कर दो, राशि 17 34, 340। ये तो उत्तर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, इन दोनों में से एक उत्तर है। दूसरी 17 तिया 51, 17 तिया 51 मतलब 510, 510 किस में? इसमें, तो ये हो नहीं सकता, ये उत्तर हो गया आपका, ठीक है ना। और तीसरी आपकी 17 छंग 102, 102 0, 1020 रुपये है। बड़ा ही सरल सा सवाल था, आपने राशियाँ बांटी है सिर्फ। अभी तक आप टारगेट कर रहे हो डी ग्रुप को। प्रश्न नंबर 15 के बाद आप थोड़े से एनटीपीसी को भी टारगेट करोगे, और डी ग्रुप के भी जो अच्छे बच्चे हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, कि कुछ क्वेश्चन डी ग्रुप में भी अच्छे आते हैं, ठीक है ना। ए और बी का अनुपात 3:5 है, सी और बी का अनुपात 3:2 है, सी और डी का अनुपात 5:6 है, ए और डी का अनुपात बताओ। बड़ा ही सरल सवाल है। पहली बात तो जब पहले और लास्ट का अनुपात पूछा जाए, समझे आप। आपको अगर बात को ध्यान से सुनना, ए और बी का अनुपात देवे और बी और सी का अनुपात देवे, और आपसे अगर ए और सी का अनुपात पूछ ले, किसका? ए और सी का अनुपात, पहले और लास्ट का, तो आपको क्या करना होता है? a/b गुणा b/c लिखना होता है। तो देखो वापस क्या आएगा? b से b कट जाएगा, a/c आ जाएगा। सेम टू सेम कहानी ये है, आपको बेसिक बता रहा हूँ थोड़ा सा। ए और बी का अनुपात देवे, बी और सी का अनुपात देवे, और सी और ए का अनुपात, सी और डी का अनुपात देवे, किसका? सी और डी का अनुपात देवे। और अगर ए और डी का अनुपात पूछ ले तो वही वाली बात करनी है अपने को, क्या? a/b गुणा b/c गुणा c/d। बी से बी गया, सी से सी गया, ए और डी अनुपात आ गया। वही काम यहाँ करेंगे, तो हमें ए और डी का अनुपात निकालना है। तो क्या लिखेंगे? a/b गुणा b/c गुणा c/d। अब खुद सोचो मनी मन में, सी से सी गया, बी से बी गया, ए और डी आ गया। a/b कितना दिया है? 3:5, और b/c कितना दिया? 2:3। अब यहाँ कई बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे,
देखो इसने सी और बी का जो अनुपात दिया ना वो दे दिया कितना 3:2। हमें सी और बी से काम नहीं भैया, हमें तो बी और सी से काम है। तो उल्टा काम है, उल्टा कर लो भैया, उल्टा काम नहीं उल्टे करके काम। ठीक है चलिए, तो सी और डी का अनुपात कितना हो गया 5:6 है ना। 3 से 3 गया, 5 से 5 गया, 2/6 2/6 हो गया 1/3। तो आपके सवाल का अनुपात है 1:3। आपके सवाल का जवाब है। चलिए, गूथे हुए आटे की किसी लोई में चीनी और आटे का प्रारंभिक अनुपात 4:7 है। भाई चीनी और आटे का 4:7 है। ये तो चीनी है और ये क्या है आटा है। ठीक है, उस 22 किलो की लोई में, अच्छा ये भी बताया कि टोटल 22 किलो है। हमें अनुपात की भाषा में तो 11 किलो ही दिख रही है, लेकिन वास्तव में तो ये 22 किलो है। तो इसको तो गुणा 2 करना पड़ेगा तब वास्तविक आएगी। तो ये तो चीनी तो कितनी है 8 और आटा कितना है, आटा है 7 दूनी 14। भाई चीनी तो 8 है और आटा 14 है। ठीक है, जस्टिन ने और आटा डाला, उसने आटा और डाल दिया, चलो भैया आटा और डाल दो। ठीक है, आटा और डाला, ये तो नहीं डाली ना, तो ये तो 8 का 8 रहे, चलो ये 8 का 8 रहेगा। भाई ये तो 8 का 8 ही रहेगा ना, ये तो नहीं डाला। और ये वास्तविक राशि पे काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, वास्तविक राशि पे काम कर रहा हूँ। ये तो 8 का 8 है, आटा और डाला। ठीक है भाई, आटा और डाला तो अनुपात 2:5 हो गया। अनुपात कितना हो गया 2:5। ऐसा करने से अब ये 2 है, ये 2 के बराबर है, मुझे बताओ तो ये किसके बराबर होगा। सिंपल सी बात है भाई, 2 के बराबर कौन है 8, 2 के बराबर कौन है 8, तो 1 के बराबर क्या होगा, 1 के बराबर होगा 4। ठीक है, तो 5 के बराबर क्या होगा, 5 के बराबर होगा 4×20। सिंपल सी बात, समझे कि नहीं समझे, नहीं तो काट के देख लो। भाई यहाँ क्या लिखूँ कि ये 5 हो जाए, समझे कि नहीं समझे। 4 दूनी 8, 4×20 समझे। 2 किसके बराबर था, 2 8 के बराबर था। 2 किसके बराबर था, 8 के बराबर था। तो 5 किसके बराबर होगा, 5×20 के बराबर होगा। सिंपल सी बात, ऐसे समझ सकते हो कि भाई ये 2:5 है। ये कैसा है, ये गुणा 4 करने से आ रहा है, तो इधर भी गुणा 4 करो, इसको गुणा 4 करोगे तो क्या आएगा 20 आएगा। 14 से 20 हुआ, आटा कितना मिलाया ये देखो ना, 14 से 20 हुआ, आटा कितना मिलाया, आटा मिलाया 6 किलो। डी आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अब थोड़े से आप एनटीपीसी के लेवल के सवाल कर रहे हो और आप डी ग्रुप में भी इन सवालों को समझ सकते हो। ठीक है ना, अगर आप चाहते हो कि आप ऐसे स्टूडेंट हो जो 100% मेरिट में आए तो आप इन सवालों को सीरियस ले सकते हो डी ग्रुप के हिसाब से भी। क्या दिया है, यदि 750 रुपए को एक्स वाई और जेड तीनों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि x - y अनुपात y - 10 अनुपात z - 15 बराबर 4:5 हो तो x, y और z का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसको आप 5 के रख दीजिए, इसको आप 4 के रख दीजिए, इसको 3 के रख दीजिए। ठीक है, देखो x - 5 को आप क्या रख सकते हो 5 के, कब, जब आप y - 10 को क्या रख सकते हो, जब आप y - 10 को रख सकते हो 4 के, और जब आप z - 15 को क्या रख सकते हो, उसी समय आप z - 15 को रख सकते हो 3 के। समझे यहाँ तक की बात, क्या सर समझे, अनुपात के रूप में ना भैया, सिंपल सी बात। कैसे, देखो ध्यान से भैया, आपको 2 पद दे रखे हैं ना कि भाई 2x, आपको 2 पद दे रखे हैं ना भैया 2x अनुपात 3y इक्वल टू p अनुपात q है। तो इसको p के और इसके q के इक्वल रख के काम आगे बढ़ाया जा सकता है। बस वही काम हमने यहाँ किया, इसको 5 के, इसको 4 के और इसको 3 के बराबर रख दिया। यहां से आपका, अच्छा यहां से आपका x क्या आया, देखो ध्यान से, यहां से आपका x आया 5k + 5, यहां से आपका y क्या आया 4k + 10, और यहां से आपका z क्या आया 3k + 15। ठीक है, आ गया। अब x को, y को और z को अगर हम जोड़ दें तो योग किसके बराबर होगा 370 के बराबर होगा। भाई x y z 750 रुपये है ना कुल मिलाकर, तो कुल x y z को कुल मिलाएंगे तो कितना आएगा 750 रुपये। तो आप तीनों को जोड़ दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना किस किस को जोड़ रहा हूँ मैं, x + y + z, मतलब तीनों समीकरणों को जोड़ रहा हूँ। इसको देख लो, x को, y को और z को जोड़ रहा हूँ। तो x + y + z जोड़ने पर किसके बराबर आ रहा है, देखो 5 और 4 9 3 12। ठीक है, 12 के नीचे लिखा जाएगा या इधर लिखा जाए, चलिए इन तीनों को जोड़ने पर क्या है, देखो 12 के, चलिए 12 के। ठीक है, 5 और 10 15, 15 और 15 30, 12k + 30 ये किसके बराबर है, ये आपका 750 के बराबर है। समझे कि नहीं समझे, क्लियर कहानी को वापस सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ x का मान ये है कि हाँ सर ये, y का मान ये है कि हाँ सर ये, z का मान ये है कि हाँ सर ये। इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ा सर, 5 4 9 3 12 के
और 15 और 15 30, 12 के प्लस 30, ये किसके बराबर है? 750 के बराबर है। तो 12 के किसके बराबर है? 12 के किसके बराबर है? 720 के बराबर है ना। 12 छंग 72, के किसके बराबर होगा? के 60 के बराबर होगा। अब आपसे क्या पूछा है? तो एक्स वाई जेड का हिस्सा ज्ञात करो, ठीक है ना। अब बात को ध्यान से सुनना, के का मान कितना है? के का मान कितना है? के का मान 60 है। अब पहले समीकरण में आपने के का मान रख दीजिए, के का मान 60 आया ना, तो क्या लिखोगे? देखो 6 पंजे 30, 305, 305, ठीक है। तो 305 तो एक ही उत्तर में है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। के का मान 60 आ गया, 6 पंजे 30, 305, 305 आपके सवाल का जवाब है। एक कहानी तो ये हो गई, ठीक है ना, बहुत सिंपल सी। इसको हमने 5 के बराबर रखा, इसको हमने 4 के बराबर रखा, इसको हमने 3 के बराबर रखा, एक्स वाई जेड तीनों को जोड़ा तो 750 के बराबर रखा, के का मान 60 आया, इसमें रखा तो 305 आ गया। 305 वाला एक ही उत्तर है, वो सही है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऑप्शन से ट्राई करते तो कैसे करते हैं इसको? इस सवाल को आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, समझिए कैसे। कैसे? मान लेते हैं पहला उत्तर सही है, हाँ सर पहला उत्तर सही मान लिया। अगर x का मान कितना है? 250, तो ये कितना हो जाएगा भैया? ये 250, 250 पॉसिबल है क्योंकि 4 का गुणज है। इसकी जगह अगर मैं 200 लिखता हूँ, y की जगह अगर 200 लिखता हूँ, y की जगह अगर मैं 200 लिखता हूँ तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये 190 हो जाएगा। 190 4 का गुणज है क्या? नहीं भाई। अगर मैं y की जगह जो 200 रख देता हूँ, क्या मैंने सही माना पहले उत्तर को? इसकी जगह रखने से तो ये तो 245 होगा। 245 तो 5 का गुणज है, अभी तक कोई समस्या नहीं है, आगे होगी तो देखेंगे। लेकिन यहाँ अगर मैं 200 रखता हूँ तो यहाँ 190 आएगा। 190 तो आ ही नहीं सकता, ये तो 4 का गुणज आना चाहिए। यहाँ जो भी 4 का गुणज होना चाहिए, बस में इकट्ठे जाए, और 190 तो 4 का गुणज होता ही नहीं है। इसका मतलब ये उत्तर क्या हो गया? गलत। फिर आप दूसरा उत्तर चेक करोगे कि 305 रखने से यहाँ 300 आएगा, चल सकता है। 250 रखने से यहाँ 240 आएगा, 240 5 का गुणज है, सही है। और 195 रखने से यहाँ 180 आएगा, वो 3 का गुणज है, मतलब पहली बात तो सही है। तो अब रख के देख लो, रख के कैसे? यहाँ 305 रखोगे तो पहली चीज क्या आएगी? पहली चीज 300 आएगी। 250 रखोगे तो कितनी आएगी? 240 आएगी। और 195 रखोगे तो ये कितनी आएगी? ये 180 आएगी। अब आप इसको काटो, 6 3 18, 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, तो 5:4:3। और प्रश्न भी क्या कह रहा है? 5:4:3। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। परीक्षा में ये काम आ सकती है। बात करी जाए अगले सवाल की। क्या है अगला प्रश्न? चार संख्याओं 4, 8, 12 और 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में क्या जोड़ना पड़ेगा? ये तो बड़ा सिंपल प्रश्न है। देखो, अगर ये जो राशि है ना जो दे रखी है, ये नॉर्मल अंक होता है ना, तब तो हम क्या करते हैं? हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, जोड़ के देख लेते हैं किससे समानुपात होता है। समानुपात तो समझ गए, इसमें वो चीज जोड़ के समानुपात के रूप में होनी चाहिए। लेकिन ये राशियां इस तरह का उत्तर दे रखा है कि इसको जोड़ के देखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम क्या मानते हैं? माना कि वो राशि ए है। माना वो राशि क्या है? ए। सब में जोड़ दो है। 4 में मैंने ए जोड़ दिया, ठीक है। अनुपात, समानुपात की स्थिति कैसे लिखते हो? 8 में मैंने ए जोड़ दिया, समानुपात। 12 में मैंने ए जोड़ दिया, ठीक है। और 22 में मैंने ए जोड़ दिया। लीजिए, अब क्या करेंगे? बाहर वालों गुणा एक साथ, अंदर वालों का गुणा एक साथ। तो 4 + ए 22 + ए एक साथ बराबर में 8 + ए और 12 + ए एक साथ, ठीक है। अब सिंपल सी गणना है, करनी तो पड़ेगी। अब परीक्षा में बैठे होते हैं ना, तो आप सीधा ये लाइन लिखते, ये नहीं लिखते कि आपको पता चल जाता है इसका गुणा करना है, ठीक है ना। तो 4 + ए और 22 + ए, 8 + ए और 12 + ए। देखो 22 चौके 88 प्लस 4a प्लस 22a प्लस a² गुणा कर दिया। इनका गुणा कीजिए, 12 8 96 प्लस 8a प्लस 12a प्लस a² से a² कट हो गया। 12 और 8 कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 26। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा तो 6a, और 6a किसके बराबर है? ये उधर जाएगा तो घट जाएगा। 6 बराबर है आपके 8 के, तो a बराबर कितना है? 8/6, और 8/6 कितना आ गया? 4/3। तो ए आंसर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ये आपके समानुपात की कंडीशन थी। बात करी जाए अगले सवाल की। युद्ध से पहले किसी सेना में टैंक और प्लेन का अनुपात 5:3 था, ठीक है। युद्ध के दौरान 1000 टैंक और 800 प्लेन नष्ट हो गए, ठीक है। तो अब अनुपात 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या बताओ। सरल सा सवाल है। कैसे? देखिए जरा ध्यान से। अनुपात से भी कर सकते हैं, अलग अलग है तो है ना, हम इसमें सीधा बेसिक लगाओ। कैसे? देखो, ये है 5 के, कितना है ये? 5 के। ये है कितना? 3 के। दोनों एक अनुपात में, इसको 5 के इसको 3 के मान लिया, ठीक है ना।
टैंक 1000 नष्ट हुए, इसमें से 1000 घटा दो। प्लेन कितने नष्ट हुए भैया? प्लेन 800 नष्ट हुए, इसमें से 800 घटा दो। ठीक है, ऐसा करने से अनुपात कितना हो गया? ऐसा करने से अनुपात 2:1 हो गया। बस इसको हल करो और के का मान ज्ञात करो सबसे पहले। तो देखो जरा ध्यान से, 5 के माइनस 1000, 3 दूनी 6 के माइनस 1600, तो के का मान कितना आ गया? के का मान 600 आ गया। फिलहाल तो के का मान आया 600। युद्ध के बाद टैंक की संख्या, तो युद्ध के बाद टैंक की संख्या कितनी है? ध्यान से देखो, अब पहले कितने थे? 5 के, पहले कितने देख लो? 3000 थे। अब कितने नष्ट हो गए? 1000 नष्ट हो गए। कितने बच गए? 2000। समझे भाई? ये देखो ध्यान से, के का मान 600 आया, पहले 5 के टैंक थे, तो 5 × 600 कितना हो गया? 5 × 600 हो गया 5 × 30 3000। और अभी कह रहा है कि 1000 नष्ट हो गए हैं, तो युद्ध के बाद कितने हो गए? युद्ध के बाद हो गए 2000। सिंपल सी कैलकुलेशन थी, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक पैटर्न सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आप डी ग्रुप और एनटीपीसी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट मान लीजिए। a/b का मान 3/2 है, तो 5a + 3b अनुपात 3a + 4b का मान क्या होगा? ऐसे सवाल में आपको सीधा क्या करना होता है? 5a/b, आपने क्या किया? b का भाग दिया सब में मन से, 2b/b अनुपात 3a/b + 4b/b, ये आपने भाग दे दिया। देखो b से तो b गया, b से b गया। a/b का मान कितना है? 3/2। देखो a/b का मान कितना है? a/b का मान है 3/2, तो रख दो 3/2। 5 × 3/2, 5 × 3/2 + 2 है ना, 3 × 3/2 + 4। ठीक है, 5 × 15/2, 15 और 4 19, 19/2, 3 × 9, 9 + 8 17, 17/2, तो 19:17 आपके सवाल का जवाब आ गया। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे भी करते हैं, डायरेक्ट ए की जगह 3 रख दो, बी की जगह 2 रख दो, तो भी काम हो जाएगा। ए की जगह 3 रखो, देखो 5 × कितना हो गया? 15, 2 दूनी 4, 15 और 4 कितना हो गया? 19। ए की जगह 3 रखो, 3 × 9 और 8, 9 और 8 कितना हो गया? 17, तो 19 8 17। तो आप क्या कर सकते हो? ए की जगह 3 और बी की जगह 2 रख के भी इस सवाल को हल कर सकते हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखो, आप जब इसको 3 के इसको 2 के माना ना, यहाँ 3 के और 2 के लिखा ना, तो के कॉमन आ गया, और यहाँ 3 के और 2 के लिखा ना, तो के कॉमन आ गया, तो के से क्या हुआ? के कट हो गया। इसलिए आप ऐसा कर सकते हो। तो आप सीधा भी कर सकते हो और आप ये काम भी कर सकते हो। बात करी जाए अगले प्रश्न की। कहा a अनुपात a + b अनुपात b + c अनुपात c + a का मान है, वो अनुपात है 7:6:5, और a + b + c जो है 27 के बराबर है। तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान बताओ। चलिए बात को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ से देखिए a + b जो है उसको क्या मान सकते हैं? 7 के। अभी किया था ना ये काम, हमने थोड़ी देर पहले किया था, वही काम कर रहा हूँ। b + c को आप क्या मान सकते हो? 6 के। ठीक है, और c + a को आप क्या मान सकते हो? 5 के। ठीक है, इन तीनों को आप जोड़िए जरा, इधर भी इन तीनों को जोड़ दीजिए, इधर इन तीनों को जोड़, इन तीनों को जोड़ोगे तो 2 बार a 2 बार b 2 बार c दिख रहा होगा। तो 2 बार a 2 बार b और 2 बार c को क्या लिखोगे? 2a 2b 2c। 7 6 13 और 5 18 सॉरी, ये 18 k के बराबर है। तो a + b + c का मान किसके बराबर होगा? 9k के बराबर होगा। और a + b + c का मान आपको दिया हुआ कितना है? ये a + b + c का मान आपको 27 दिया है, तो 27 किसके बराबर है? 9k के बराबर है। तो k का मान कितना होगा? k का मान 3 होगा। पहला काम आपने किया अभी तक आपने पहला काम किया जिसमें आपने k का मान निकाल लिया। बात समझे क्या? लेकिन आगे के सब काम सरल है। कैसे? ध्यान से देखिए। a + b क्या होगा? a + b क्या होगा? a + b है 7 के, तो 7 × 21। b + c क्या होगा? b + c देखिए कितना है? b + c कितना है? 6 के, तो 6 × 18। और c + a कितना होगा? 5 × 15। c + a 5 × 15। अब इनसे मान बड़ी सरलता से निकाल सकते हो आप। क्यों? क्योंकि आपको a + b + c का मान ऑलरेडी पता है। कितना है? a + b + c का मान कितना है? 27। अब देखिए जरा ध्यान से, अब यहाँ आइए, a और b मिलकर 21 है, जबकि a + b + c मिलकर 27 है। इसका मतलब c कितना है? जो कम बचा वो c है। ठीक है ना। b और c मिलकर 18 है, तो a कितना हो गया? a 9 हो गया। c और a मिलकर 15 है, इसका मतलब b कितना हो गया? b 12 हो गया। हमें क्या निकालना है? इनका अनुपात निकालना है। इनका नहीं, इनके बट्टा में अनुपात निकालना है। ठीक है ना। 1/a, a कितना भैया अपना देखो, a है 9, तो 1/9 अनुपात b कितना है? 1/12, और c कितना है? 1/6।
पहले थोड़ा सरल कर लो, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/2, 3 से कट रहे हैं ना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, इसका सरल अनुपात निकाल लो, 4 तिया 12, 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और 2 छंग 12, 4:3:6, 4:3:6 इनका उत्तर आ गया। अब आप कहोगे सर इतना समय, अरे इतना समय लगा नहीं है, ये थोड़ी लिखोगे आप परीक्षा में, ये करना थोड़ी करने वाले हो आप सीधा देखोगे, एक इन तीनों को जोड़ता हूँ तो 2 बार ए 2 बार बी और 2 बार सी आ रहा है, ये 7 6 13 और 5 18 के बराबर है, तो a + b + c किसके बराबर होगा, 9 के बराबर होगा, जबकि वास्तव में किसके बराबर है, 3 के बराबर, तो 9 कितना हो गया 27, इसका मतलब गुणा 3 हो रही है यहाँ से कितनी हो रही है, गुणा 3 हो रही है, तो a + b कितना होगा, a + b 7 या 21 होगा। आप सीधा इस लाइन पे आओगे थोड़ा सा काम करके, और बाकी पहले आप ये तो सीख ही जाओ, ये सीखोगे तभी तो ये आप इस पे आओगे आप डायरेक्टली, ठीक है ना। आप सोचना जरूर, जब आप एक बार हल कर लो ना, तब आप ये जरूर सोचना कि मैं अगर परीक्षा में थोड़ा डायरेक्ट करता तो कैसे करके देखता, मैं कैसे अपना समय बचाता, इस चीज़ को जरूर सोचना, ठीक है। चलिए, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:11 के अनुपात में गिरावट आ जाती है, ठीक है। अगर टिकट मूल्य में वृद्धि से पहले का राजस्व है, टिकट मूल्य के वृद्धि से पहले का राजस्व है ये है, ठीक है, तो राजस्व में वृद्धि क्या है ये बताने, आप क्या वृद्धि कितनी हुई, पहले सवाल पढ़ लीजिए। कभी टिकट के मूल्य में जो वृद्धि हुई ना वो 8:11 में हुई, मतलब जो टिकट पहले 8 रुपये में बिकता था वो टिकट आज कितने रुपये में बिक रहा है, 11 रुपये में बिक रहा है, ये वृद्धि हुई है, ठीक है। लेकिन टिकटों की संख्या में कमी हुई है 23:21 में, जहां पहले 23 लोग देखने आते थे ना हमारे यहाँ, वहां अब 21 लोग ही देखने के लिए आता है। और जो पुराना राजस्व है, पहले का राजस्व 36,800 है, नया राजस्व बताना है आपको, ठीक है ना, नहीं राजस्व में वृद्धि बतानी है, कितना बढ़ गया ये बताना है, ठीक है भैया, ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी बात है, बढ़ गया पे डायरेक्ट काम भी कर सकते हो, ठीक है ना, और थोड़ी सी स्मार्टनेस अलग तरीके से लगा सकते हो। कैसे, सुनो पहले बात को, ये आपका पुराना राजस्व है जिसको इसने आज 36,800 बोला है, ठीक है। पहले मुझे बताओ यहाँ से राजस्व बढ़ेगा कि घटेगा, इस क्रिया से, इस काम से राजस्व बढ़ेगा कि घटेगा, कह सके तो मूल्य में वृद्धि हुई है ना, यहाँ से तो बढ़ेगा, तो बढ़ाओ 8 से 11 हुआ ना तो राजस्व बढ़ेगा, टिकट का मूल्य बढ़ गया है, आय बढ़ जाएगी, बढ़ाओ आय को, ये आय कर दी 11/8, पी को 11/8 से गुणा कर दिया। यहाँ से क्या होगा, सर यहाँ तो गिरावट हुई है, यहाँ से आय कम होगी, तो यहाँ से आय गिराओ, तो यहाँ से आय गिरा दी हमने, कितनी कर दी 21/23, समझे। आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं तो मत काटो, कोई बात नहीं। अब देखो क्या परिवर्तन आया, 8 तिया 24 हासिल का 2, 8 दूनी 16, 17 18 184, ऊपर कितना है, ऊपर 1 2 1 3 1 131, 131/84 पी हो गया। मतलब पहले जहां राजस्व में ही वृद्धि पूछी इसने, यहां से वृद्धि 11/8 किया, 8 तिया 2 है ना, सॉरी ये 2 है, ये 2 है। पहले जब 184 लोग आते थे वहां अब कितने लोग आते हैं, वहां अब 231 लोग आते हैं। क्या हुआ, पहले जहां 184 लोग आते थे वहां अब कितने लोग आते हैं, 131 लोग आते हैं। मुझे बताओ कितने लोग बढ़े हैं, अपने को वृद्धि बतानी, ध्यान रखना, वृद्धि कितनी हुई वो बताओ, आप यहाँ से वृद्धि बता दो, अनुपात की भाषा में बता दो अपने तो सिर्फ, ठीक है ना। 84 और 16 एक 17 और 30 47 की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई है, 47 की, ठीक है। अब बात को आगे बढ़ाया जाए, एक बार देख लिया जाए, हाँ ठीक है सब मामला, ठीक है। अब पुराना राजस्व क्या है 36,800, ये किसके बराबर है, ये आपका 184 के बराबर है। आपको वृद्धि बतानी है, वृद्धि किसके बराबर है, वृद्धि आपकी 47 के बराबर है। ये काम आपको करना था, समझे क्या भाई। P × 11/8 × 21/23 आपने किया, क्यों, ये पुराना राजस्व है जिसको 36,800 बोला है। आप चाहते तो इसकी मान यहाँ रख सकते थे और उसको हल कर सकते थे, मान रख के हल कर लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी। फिर क्या होता है, एक राशि आती है जिसको घटाने से ही आ जाता, और हमने क्या किया, अनुपात निकाल लिया, बात एक ही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है। चलिए, आप वो भी काम कर सकते थे कि सर ये इसमें कोई जोड़, इसमें जोड़ तो इसमें भी नहीं आएगा, 184 लिख के आपको क्या करना है, × 47 ही करना है, ठीक है। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ना यहाँ से तो बढ़ा है, यहाँ से तो आय बढ़ी है इसलिए 11/8 लिखा, और यहाँ से आय कम हुई है इसलिए 21/23 लिखा, पुरानी आय के साथ में। ये बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये घटता हुआ दिख रहा है, समझ गए। तो फर्क क्या पड़ा, 231/184 हो गया, कुल मिला के बढ़ा है। 184 से कितना हो गया, 231, वृद्धि हुई 47 की। 184 किसके बराबर है, 368 के। अब देखो 18 × 36 कट रहा है सीधा 2 बार कट रहा है,
4590 और 494 9400, तो 9400 भी आपके सवाल का जवाब है। ये कार्य आपको करना था। अब कोई स्टूडेंट कहता नहीं सर मैं तो ऐसे करूँगा, 36,800 गुणा 11/8 गुणा 21/23, तो वो भी कर सकता था। वो पहले क्या करता, पहले एक राशि निकाल लेता और जो भी राशि आती उसमें से वो क्या करता, 36,800 वापस घटा देता, तो उसका उत्तर कितना आ जाता, 9,400 आ जाता। ऐसे भी आप कर सकते थे, ये आपका बेसिक है। और वो आपने थोड़ी सी अनुपात पे काम करके स्मार्टनेस लगा ली, ठीक है। आपके चैप्टर का नाम भी तो अनुपात है। 1.8 और 3.2 के बीच का मध्य अनुपात, इन दोनों के बीच का मध्य अनुपात लेना है। मध्य अनुपात पता होना चाहिए, दोनों का गुणा करके सामने x² लिखा जाता है, मतलब इन दोनों का गुणा करके वर्गमूल करोगे तब आएगा मध्य अनुपात। मध्य अनुपात कैसे आएगा, दोनों का गुणा करके क्या करोगे, वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी स्मार्ट लिख रहा हूँ, 9 दूनी 18, 16 दूना 32। चलो इसका मध्य अनुपात क्या होगा, 1.8, इधर ध्यान से, 1.8 और 3.2 है, बटा में 10 लिख दिया 100, ये इसका मध्य अनुपात हो गया, ठीक है। ये मध्य अनुपात। और 5 और 3 का तृतीयानुपात, 5 और 3 का तृतीयानुपात तो अपने को निकालना ही पड़ेगा अलग से। 5 और 3 का तृतीयानुपात कैसे निकालोगे आप, 5:3 समानुपात 3:x, पता होना चाहिए आपको। 5:3 समानुपात 3:x, तो यहाँ से आपका x बराबर हो गया 9/5, ये आपका तृतीयानुपात निकल गया। तो ये किसके बराबर है आपके, ये 9/5 के बराबर है, ठीक है। ये अनुपात हो गया, आपके सवाल का जवाब हो गया ये। अभी इसका वर्गमूल करना पड़ेगा ना अपने को, ये लीजिए इसका हमें वर्गमूल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्गमूल करेंगे तो 9 से तो आ गया 3, 16 से आ गया 4, बच गया 2, बट्टा में आ गया 10, ये लीजिए 9:5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से आपका 2 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 4:3 आपके सवाल का जवाब आ गया। तो देखिए क्या हमारा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न ये है, एक कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2/3 है। पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 2/3, 2/3 पुरुष है। मान लो कुल अगर 3 मानूंगा तो पुरुष कितने होंगे, पुरुष 2 होंगे, और महिला कितनी होगी, 1 होगी, शेष महिला है, ठीक है ना। लेकिन हम इनको मानेंगे 300 और 200, क्यों मानेंगे 300 और 200, ताकि आंकड़े सरल बने रहे। यदि पुरुष कर्मचारियों का 3/8, पुरुष कर्मचारी कितने हैं 200, इनका 3/8, 3/8 कितना होगा, 37.5 का डबल कितना होगा, 37 में 74, 75, मतलब इसमें से 75 कितने हैं, इसमें से 75 है स्थाई है, ठीक है। तो स्थाई कितने हो गए, स्थाई हो गए आपके 125, ठीक है। महिला कर्मचारियों का कितना कह रहा है, 2/5, और 2/5 कितना होगा, 100 को आप 2/5 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 40। महिला कर्मचारियों में अस्थाई कितने हैं, 40, तो स्थाई कितने होंगे महिला कर्मचारियों में, 60। ये कहानी। अब आगे सवाल क्या कह रहा है वो देखो ध्यान से। यदि ये कह रहा है स्थायी कर्मचारियों की संख्या, यहाँ ओरिजिनल आंकड़ा ये दे रखा है, स्थायी कर्मचारियों की कुल संख्या जो है वो 240 है, ठीक है भैया, इसको भी फॉलो कर लेंगे। तो कुल कर्मचारियों का 7/15, कुल कर्मचारियों का 7/15 और अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितना अधिक है, तो हम इसको पहले अगर बाद में इंट्रोड्यूस कराएं तो कैसे, ध्यान से देखो। कुल कर्मचारियों का 7/15 कितना होगा, अभी हमारे माना में चल रहे हैं, अभी हमारे माना में, किसमें, माना में, माना कुल कर्मचारी कितने हैं 300, हमने माना ना, 300 का 7/15 कितना होगा, 300 का 7/15 देख लो, तो यही होगा ना। ये जो ओरिजिनल राशि है इससे हम बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे, पहले हमारी माना की पूरी कहानी, फिर उस ओरिजिनल वाली कहानी। 15 दूना 30, 7 दूनी 14, 140, ये 140 है, ठीक है। और अस्थायी वाली कितनी है, अस्थायी वाली 40 है, ठीक है ना। तो कितने अधिक है, यही तो कहा ना। क्या कह रहा है, कुल कर्मचारियों का 7/15, कुल कर्मचारी 300 है, 300 का 7/15 कितना हो गया, 15 दूना 30, 7 दूनी 14, 140। अस्थायी महिला कर्मचारियों से, अस्थायी महिला कर्मचारी है 40, कितना अधिक है, 100 अधिक है। अब 100 किस में, इस भाषा में 100, इस भाषा के हिसाब से 100, ठीक है ना, इस कहानी के अनुसार 100। लेकिन कहानी ये नहीं है, कहानी ये है कि स्थायी कर्मचारी है ना वो 740 है। स्थायी कर्मचारी कितने हैं, 740। यहाँ स्थायी कर्मचारी कितने दिख रहे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ स्थायी कर्मचारी ये रहे 125 और 60, समझे। तो 125 और 60 कितने हो गए, 185। तो 185 स्थायी कर्मचारी है वो 740 के बराबर है। तो एक कर्मचारी 740/185 के बराबर होगा, और हमें मान ज्ञात करना है किसका, 100 का, तो 100 किसके बराबर होगा, ठीक है ना। तो 37 दूना 74 और 37 पंजे 5 चौक 400,
ये आपके सवाल का जवाब हो गया कितना 400 कर्मचारी जो होंगे वो आपके क्या होंगे, आप 400 आपके सवाल का क्या होगा उत्तर होगा। पी क्यू तथा आर की गति 10:12:15 है। समान दूरी तय करने के लिए लिए जाने वाले समय का अनुपात। वो समय का अनुपात जो होता है ना वो गति का ऐसे व्युत्क्रमानुपात लिखा जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर चाल का अनुपात ये है तो समय का अनुपात ये होगा, और अगर समय का अनुपात ये है तो चाल का अनुपात ये होगा। तो 10, 12, 15 का एलसीएम ले लीजिए। 15 चौके 60, 60 से ये 6 बार, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 6, 5, 4, 6, 5, 4 आपके सवाल का जवाब है। बात करी जाए अगले सवाल की। सवाल है, अभी की परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट समझ लेना, ठीक है। आसपास की परीक्षाओं में देखा जा रहा है, ठीक है। एक आर्मी भर्ती प्रक्रिया में चयनित और अचयनित अभ्यर्थियों का अनुपात जो है वो 9:2 है, ठीक है। तो ये देखो चयनित और अचयनित, तो चयनित कितने 2, चयनित और अचयनित कितने, अचयनित 2, ये 9 और ये 2, कुल कितने, कुल 11। इसको मान लेता हूँ 11P, इसको मान लेता हूँ 9P और इसको मान लेता हूँ 2P। ये तो टोटल है। ये जिनका सिलेक्शन हो गया है वो है, और ये जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो है, ठीक है। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता, यदि 80 कम ने आवेदन किया होता, अभी कितनों ने आवेदन किया? आवेदन तो सबने किया ना, जो चयनित हुआ या चयनित नहीं हुआ। अभी 11P लोगों ने आवेदन किया। अगर 80 कम ने आवेदन किया तो 11P - 80 ये हो जाता आवेदन की संख्या। यदि 80 कम ने आवेदन किया होता तो 20 कम चयनित होते। अभी चयनित कितने हो रहे भैया? अभी चयनित हो रहे 9P, बाद में चयनित कितने होते? बाद में चयनित होते 9P - 20। यही कहानी सिंपल सी। तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता है। इस चयनित का और इस अचयनित का अनुपात कितना हो जाता है? 5:1। तो पहले हम ये तो पता करें ये कितना है, ठीक है। अगर नहीं पता करें तो भी चल जाएगा, ठीक है। कितने अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया में आवेदन किया ये हमें ज्ञात करना है। वैसे देखो ये हम इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका अनुपात निकाल देंगे। बात को सुनना वापस ध्यान से, क्या कहा मैंने, कितना सरल तरीका है। 9 अगर चयनित हुए और अचयनित कितने हुए? अचयनित हुए 2, ये अनुपात है। तो कुल कितने हुए? कुल हुए 11। वो कह रहा है 80 कम आते, 80 कम आते तो 11P 9P 2P, 11P में से 80 कम आते, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है सिलेक्शन भी 20 के कम का होता, तो 9P - 20 का सिलेक्शन होता। तो चयनित और अचयनित का अनुपात 5:1 होता है। अब देखो ये अगर 5 है और ये 1 है तो ये कितना होगा? ये 6 होगा, सीधी सी बात है। तो आप इन दोनों का अनुपात लिखना चाहो तो सामने 6:5 लिख दो, और नहीं तो कुल में से आप क्या करो, ये तो कुल है, इसमें से चयनित वाले घटा दो तो पीछे अचयनित बचेंगे। भाई मैं कह रहा हूँ कुल अगर 20 लोग हैं उसमें से 12 चयनित है तो आप कहोगे सर घटा दो, पीछे अचयनित वाले बचेंगे, सिंपल सी बात है। तो घटा दो, 11P में से 9P गए तो कितना आ गया? 2P आ गया, सिंपल, ठीक है। और -80 में से घटाया आपने -20 तो क्या आ गया? -60। समझदारी से घटाना भाई, -80 है, इसमें से आपको घटाना है -20, तो माइनस क्या हो गया? प्लस, तो -60। इन दोनों का अनुपात सामने रख दो, देखो ध्यान से। 9P - 20 बट्टा 2P - 60 का मान कितना है? 2P - 60 का मान है 5:1, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका 9P - 20 और ये कितना हो गया आपका 5 दूना 10P - 300, है ना। ये कितना हो गया P, ये कितना हो गया 280, तो P का मान आ गया 280। अब आपको क्या बताना है? कुल कर्मचारी कुल कितनों ने आवेदन किया, तो 11 × 280, 11 × 280 0, 11 8 88 हासिल का 8, 11 दूना 22, 22 और 8 30, तो 3080 लोगों ने आवेदन किया। तो ये था आपका जो हमने टेस्ट पेपर डाला था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डाले थे। हमने कोशिश की कि हम अलग अलग तरह की वेराइटीज़ को लेवें, ठीक है ना, समझे। बहुत सारी टाइप कवर हो जाए। भाई आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो बहुत सारी टाइप कवर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। डी ग्रुप वाले बच्चों को डी ग्रुप के लेवल का कंटेंट मिले, और जो एनटीपीसी वालों को वो तो करना ही है, प्लस एनटीपीसी वालों को कुछ स्पेशल भी मिले, थोड़ा सा उनको अच्छे सवाल भी करने के लिए मिले, ताकि उनके एग्जाम का लेवल अगर थोड़ा सा ज़्यादा रहे तो वो परफॉर्म कर पाए। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। जो PDF आपको मिलती है आप उसे भी शेयर कर दीजिए। जैसे जैसे आपकी संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा उत्साह बढ़ेगा और वीडियो भी बड़े जल्दी आने लगेंगे। धन्यवाद।